नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नोतम वार्निंग को लेके है। और जब भी हम नोतम वार्निंग की बात करते हैं तो आप सबको आइडिया लग जाता होगा कि अभी हम डीआरडीओ की तरफ से कोई मिसाइल टेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और आमतौर पर जब भी किसी मेजर मिसाइल की टेस्टिंग होती है तो उसको उड़ीसा की चांदीपुर से किया जाता है, जहां से मिसाइल लॉन्च होने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरता है। इसके अलावा शायद आपको ये भी पता होगा कि उड़ीसा की रुशिकुल्या नदी के मुहाने पर आमतौर पर ऑलिव रिडले सी टर्टल का हर साल जनवरी से मार्च के बीच अंडे देते हैं। और अभी ये देखा गया कि ये बालेश्वर सी बीच से थोड़े आगे से लेकर अभी श्रीकाकुलम तक का जो सी बीच है वहां पर भी आके अंडे दे रहे हैं और देने लगे हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी होता है वो रुशिकुल्या नदी के मुहाने पर होता है, फिर गहिरमथा के साइड में आके अंडे देते हैं। और ये जो वीडियो आप सब देख रहे हैं ये पिछले साल का वीडियो है, जब हम इसकी सेफ्टी से रिलेटेड एक सर्वे में गए हुए थे कि इनकी सेफ्टी को लेके काम ठीक ठाक चला है फिर नहीं चल रहा है। और हर साल सरकार की तरफ से भी इनकी सेफ्टी को लेके काफ़ी सारा पैसा खर्च किया जाता है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी डीआरडीओ की तरफ से अगले साल की जनवरी से लेकर मार्च तक अपनी कोई भी मिसाइल को टेस्ट ना करने का फैसला किया गया। तो उस वजह से अभी इसी महीने यानी कि दिसंबर के अंदर ही लगातार 3 अलग अलग मिसाइल को टेस्ट करने का फैसला किया जा रहा है। और 12 से लेकर 29 दिसंबर के बीच 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग तरह की नोतम वार्निंग को इशू किया गया। इनमें से पहली वार्निंग को 12 से 15 दिसंबर के बीच इशू किया गया, जिसमें किस मिसाइल की टेस्टिंग होगी ये बताया नहीं जा रहा है। इसके बाद 13 तारीख को एक और वार्निंग को इशू किया गया, जिसमें लगभग 990 किलोमीटर के दायरे में एक वार्निंग दिया गया है और इसमें शायद कोई बैलिस्टिक मिसाइल या फिर क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग हो सकती है। इसके बाद 21 से 29 दिसंबर के बीच भी एक और वार्निंग को इशू किया गया, जिसमें कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली ये भी बताया नहीं गया है। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम की तरफ से है और एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके हम 2 मेजर अपडेट के बारे में अभी एक ही हेडलाइन के अंदर बात करने वाले हैं। वैसे ड्रोन्स अभी भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके हैं, जिस वजह से अभी भारत की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश किया जा और किया भी जा रहा है। और अभी हमारी सभी मेजर इंस्टॉलेशन से लेके बॉर्डर तक इनको तैनात किया जा रहा है। अब हालांकि मेनली भारत की तरफ से अभी अपनी इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान कुछ फॉरेन कंपनीज की तरफ से भी भारत को अपनी प्रोडक्ट को ऑफर किया जा रहा है। ऐसे ही पोलैंड की कंपनी एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम की तरफ से अभी अपनी स्काई कंट्रोल एंटी ड्रोन सिस्टम को भारत को ऑफर किया जा रहा है। इसकी रेंज करीब 5 किलोमीटर तक है और ये लगभग 3 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक भी डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन इसकी खास बात यह कि सिस्टम ड्रोन्स के साथ साथ पैराग्लाइडर्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। और रिसेंटली हमास की तरफ से इजराइल में जिस तरीके से एंटर किया गया था उस तरीके की सिचुएशन को ध्यान में रखकर इसको बनाया जा रहा है, ताकि अगर फ्यूचर में पाकिस्तानी बेस्ड सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज की तरफ से अगर कोई इस तरीके का इस्तेमाल करके भारत के साइड में आने की इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है तो उसको रोका जा सकेगा। इसके बाद मेड इन इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी कुछ मेजर एयरवेज में भी हमारी इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल किया जा चुका है। इस बात को कंफर्म करते हुए हमारे एयरफोर्स स्टेशन पुणे के कमांडिंग ऑफिसर एयर कमोडोर शेखर यादव की तरफ से बात बताया गया कि अभी पुणे एयरफोर्स स्टेशन में एंटी ड्रोन सिस्टम को पूरी तरीके से एक्टिव किया जा चुका है और बाकी एयरफोर्स स्टेशन में भी इसको इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि या तो ड्रोन्स को नाकाम कर सकते हैं या फिर उनको हैक करके उनके ऊपर अपना कंट्रोल भी हासिल कर सकते हैं। इसमें आमतौर पर दुश्मन की ड्रोन को 2 तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नाकाम किया जा सकता है। या तो हम सॉफ्ट किल का इस्तेमाल करके उसकी फ्रिक्वेंसी को जैम कर सकते हैं या फिर लेजर की मदद से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। या फिर अभी एक नई सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें हम दुश्मन की ड्रोन्स के ऊपर अपना कंट्रोल बनाकर उसको सेफ जगह में लैंड करा सकते हैं। अगला अपडेट टैंक्स को लेके और अभी हम मेन बैटल टैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी मेन बैटल टैंक फ्लीट की बात करें तो ये मेनली रशियन ओरिजिन T-90 और T-72 टैंक्स हैं और रिसेंटली हुई 2 मेजर लड़ाई में, खास करके अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच हुई लड़ाई में और अभी यूक्रेन और रशिया के बीच हुई लड़ाई में, इन टैंक्स को मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ड्रोन से गिराए जाने वाले बॉम्ब्स और लॉटरिंग मुनिशंस के खिलाफ काफी वीक पाया गया था। खास करके इन टैंक्स को ऊपर से किए जाने वाले हमलों से सबसे ज्यादा खतरा पाया गया था, क्योंकि T-90 और T-72 जैसे टैंक्स में खास करके भारत के पास जो टैंक मौजूद हैं इनमें मॉडर्न एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर लगा हुआ है, जो कि फ्रंट से या साइड से होने वाले किसी भी हमले को आसानी से झेल सकता है और प्रोटेक्शन को
प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी इसमें टॉप से होने वाले हमलों को लेके कोई फुल प्रोटेक्शन मौजूद नहीं। ऐसे हमलों से बचने के लिए रिसेंटली रशिया की तरफ से अपने टैंक्स के ऊपर कोप केजेस को इंस्टॉल किया हुआ देखा गया था, जिसको खास करके ऊपर से होने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या लॉइटरिंग मुनिशन अटैक से टैंक को एक एक्स्ट्रा लेयर की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा होने से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या लॉइटरिंग मुनिशन डायरेक्टली टैंक की टरेट को हिट करने के बदले पहले कोप कजे से टकरा जाएगा और इम्पैक्ट का जो मैक्सिमम डैमेज होगा वो वहीं पर रुक जाएगा। इसके बाद इजराइल की तरफ से भी रिसेंटली हमास के साथ जो लड़ाई हुआ था उसमें अपनी मर्कवा टैंक्स में सेम तरीके की कोप केजेस को इंस्टॉल किया हुआ दिखाई दिया था, और अभी सेम तरीके की कोप केजेस को इंडियन आर्मी के टैंक्स में भी देखा जा रहा है। सबसे पहले कोप केजेस को इंडियन आर्मी की T-72 टैंक्स में देखा गया था और अभी इनको T-90 टैंक्स में भी देखा जा रहा है। रिसेंटली वेस्टर्न कमांड की तरफ से किए गए एक्सरसाइज के दौरान हमारी T-90 टैंक्स को इस तरीके की कोप केजेस के साथ देखा गया था, और उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चल के हमारी पूरी टैंक फ्लीट में भी ऐसे सिस्टम को देखा जाने वाला है, जो कि इनको एक तरीके से ऊपर से होने वाली किसी भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले से या टॉप अटैक से आसानी से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर पाएगा। अगला अपडेट मेड इन इंडिया सिस्टम की तरफ से, और अभी हम दो अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। अब हमारी एयरफोर्स की बात करें तो पूरे दुनिया भर में भारत की जो एयरफोर्स है वो नंबर 4 पोजीशन पे मौजूद है, लेकिन कुछ साल पहले तक हम हमारी मैक्सिमम नीड्स को लेकर दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट थे और मैक्सिमम इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट और सब सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में मेड इन इंडिया सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और HAL की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि अभी हम आने वाले 5 सालों के अंदर हमारी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली एवियोनिक्स की सेगमेंट में लगभग 80% के आसपास सेल्फ डिपेंडेंट होने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में HAL की तरफ से काफ़ी हद तक इंडिजिनस तरीके से एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होने वाली एवियोनिक्स रिलेटेड और कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप कर लिया गया था, जो कि एक एवरेज के तौर पर अभी देखा जाए तो हमारे एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स में अभी करीब 40 से 45% के बीच हम इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी तेजस में या फिर प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर में 50% के आसपास इंडिजिनस एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा HAL की तरफ से भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि को भी हासिल किया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि HAL की तरफ से अभी हैदराबाद की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नाम की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर एक ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट को या ऑप्टिकली मैन्ड एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, जिसको शॉर्ट में ओमका का नाम दिया गया था। इसकी पहले भी 1-2 टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया जा चुका है, लेकिन अभी फाइनली HAL की तरफ से अपनी ऑप्शनली या ऑप्टिकली मैन्ड एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ बताया जा रहा है। HAL की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक ओमका के लिए हमारी किरण मार्क 2 एयरक्राफ्ट को एक बेस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जिनको बाद में ओमका के तौर पर कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि ऑप्टिकली मैन्ड या ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट के तौर पर कन्वर्ट किया जाएगा। इसमें कम्युनिकेशन के लिए लगभग 450 से लेके 500 मेगाहर्ट्ज तक की अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें मेनली पॉइंट टू पॉइंट डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें ओमका से डायरेक्ट डाटा को ग्राउंड स्टेशन के साथ शेयर किया जा सकेगा। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो डाटा ट्रांसमिशन रेंज है वो 100 किलोमीटर तक ही सीमित रहेगा, जिसमें हम ओमका के साथ टेलीमेट्री, ऑडियो या कमांड कंट्रोल को शेयर कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा ये लाइव वीडियो फुटेज को भी शेयर कर सकता है, लेकिन इसके लिए जो रेंज है वो करीब 10 किलोमीटर तक ही सीमित रहेगा, जो कि फिलहाल के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। इसके अलावा इसमें डाटा ट्रांसफर रेट की बात करें तो ये बहुत अप और डाउन लिंक के लिए 200 kbps का स्पीड को प्रोवाइड करने वाला है, जिसमें आसानी से ऑडियो और कमांड को ट्रांसफर किया जा सकेगा, लेकिन इसमें वीडियो फुटेज को ट्रांसफर कर पाना संभव नहीं होगा, यानी कि वीडियो स्ट्रीम को करना संभव नहीं होगा। लेकिन 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर हम आसानी से 200 kbps के बदले 2 mbps की स्पीड को अचीव कर सकते हैं, जिसमें हम आसानी से लाइव वीडियो फीड को भी शेयर कर पाएंगे और ग्राउंड स्टेशन के साथ शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा इसके और भी कई सारे स्पेसिफिकेशन को HAL की तरफ से पब्लिक किया गया, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसको मेनली सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है या डमी डिकॉय की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसको एक्चुअल एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेट किया जाएगा और कुछ किलोमीटर की सेपरेशन में इनको रखा जाएगा, ताकि हमारा जो रियल फाइटर जेट होगा उसको लगातार बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड किया जा सकेगा। यानी कि अगर पॉइंट ए पर एक एक्चुअल फाइटर जेट की पैर मौजूद है तो उससे लगभग 100 किलोमीटर आगे ओमका को डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि 100 किलोमीटर आगे से जो डाटा होगा उसको एक्चुअल एयरक्राफ्ट के साथ और अपने ग्राउंड स्टेशन के साथ शेयर कर पाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।